अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीब 24 दिन पहले की। एक शख्स है मोहम्मद सनू, अब ये जो बंदा है ये सऊदी अरब में रहता था। जैसे ही इसने इंडिया के कालीकट एयरपोर्ट पे लैंड किया, वैसे ही भारतीय जो अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसियां, उन्होंने इसे तुरंत रनवे से उठा लिया और गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस बंदे का कसूर क्या था और हमारी एजेंसीज ने इसके लिए इतनी सटीक प्लानिंग कैसे की थी और क्यों की थी। अब इसका कसूर ये था कि करीब 1 साल पहले जब पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसमें एक भारतीय नागरिक एन रामचंद्रन जी की जान गई थी। अब जब सोशल मीडिया पे यानी कि फेसबुक पे उनकी शहादत और मौत की जो पोस्ट हुई, तो इस पर मोहम्मद सनू ने बहुत ही घटिया किस्म का कमेंट किया था। पहले इसने पहलगाम अटैक का मजाक उड़ाते हुए और बेहद ही शर्मनाक और घिनौना कमेंट किया था। अब उस वक्त भारतीय एजेंसियों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। पूरे 1 साल और 2 महीने तक खामोशी से इसका इंतजार किया गया। एजेंसियां जानती थी कि इस शख्स जो है ये सऊदी अरब में बैठा हुआ है, और जैसे ही इसने भारत की ज़मीन पे कदम रखा, इसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस घटना का एक सीधा सा मतलब यह है कि आज का जो भारत है वो 10-15 साल का पहले वाला भारत नहीं। अगर कोई इंसान सऊदी अरब में बैठा है, दुबई में बैठा है, मिडिल ईस्ट में बैठा है, और वो सोचता है कि वहाँ पर उसे पूरी आज़ादी है, जो मर्जी बोल देगा, और भारत के लोग हैं, भारत की जो सेना है, भारत के जो शहीद लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ भी करके वो बच निकलेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, उसकी बहुत बड़ी भूल है ये। अब परिस्थितियाँ जो है पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ये एक नया भारत है। देखिए, राजनीति के अपने पहलू हैं। घरेलू मुद्दे पर शासन की, गवर्नमेंट की, नेताओं की आलोचना आप कर सकते हैं, वो होनी चाहिए, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन जब बात फॉरेन पॉलिसी की आती है, फॉरेन रिलेशन की आती है, विदेश नीति की आती है, तो पिछले 1 दशक में भारत ने जिस तरह से अपना ग्लोबल स्टैंड बदला है, उसकी सराहना करनी पड़ेगी। चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, NSA अजीत डोभाल जी हों, या हमारी खुफिया एजेंसी हो, रॉ, IB, इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जो कूटनीतिक बिसात बिछाई है, वो काबिल तारीफ है। अब इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और साल 1969 में जाना होगा। साल 1969 मोरक्को की राजधानी रबात में एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समिट हो रहा था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का एक मजबूत संगठन बनाना। इसी सम्मेलन के बाद जन्म हुआ OIC का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अब ये वही OIC है जिसकी वजह से आने वाले दशकों में भारत ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो कूटनीतिक दबाव है, उसका बहुत ही बड़ा दर्द झेला। अब उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि ये जो एक संगठन बन रहा है, कल को ये पाकिस्तान का इसमें कंट्रोल हो जाएगा और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब उन्हें ये भी पता था कि भाई भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, इसलिए भारत ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारी लॉबिंग की, डिप्लोमेटिक लॉबिंग की। हमारे राजनयिकों ने मोरक्को, सऊदी अरब और UAE के जो शासक थे, जो वहाँ के जो भी किंग्स थे, उनके साथ बातचीत की और भारत को भी इसमें आमंत्रित करने के लिए बोला गया। सऊदी अरब और मोरक्को के राजाओं को इसमें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि OIC की जो मुख्य एजेंडा था वो था इजराइल के अगेंस्ट, कि भाई इजराइल के को हमें काउंटर करना है और इसमें भारत की ज़रूरत है। तो भारत की जो लॉबिंग थी वो रंग लाई और भारत को आधिकारिक तौर पर न्योता भेज दिया गया। और इंदिरा गांधी जी ने अपने उस समय के जो उनके केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उनको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें मोरक्को भेज दिया OIC की फर्स्ट बैठक में। लेकिन वहाँ जो हुआ वो भारत के इतिहास का एक बेहद दुखद और अपमानजनक अध्याय है। फखरुद्दीन अली अहमद जब मोरक्को पहुँचे और सम्मेलन स्थल यानी वेन्यू के दरवाजे पे पहुंचे, तो उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आधिकारिक निमंत्रण होने के बावजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अंदर नहीं आने दिया गया। इसके बाद जो भारत के मंत्री थे, उन्होंने वहां से अपना सामान उठाया और सीधे एयरपोर्ट से भारत वापस लौट आए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक अपमान हुआ, बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन हुआ। इसके पीछे था पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह थे जनरल याया खान। अब याया खान ने शर्त रख दी कि अगर भारत इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा, इसका हिस्सा बनेगा, तो वो अपने विला से बाहर ही नहीं निकलेंगे। उनका विला, जो भी उनका महल था वहाँ पे, वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे और इस सम्मेलन का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। अब उस दौर में मिडिल ईस्ट के तमाम जो देश थे वो पाकिस्तान के आगे झुक गए और भारत का जो निमंत्रण था उन्होंने रद्द कर दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की इतनी जो ताकत वो क्यों थी उस टाइम पे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम देश था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी भी धर्म के नाम पे नहीं चलती है, बल्कि वो चलती है ज़रूरत और हितों के नाम पे। अब इसकी जो असली वजह थी वो सामने आई 10 साल बाद, यानी 1979 में। 1979 में सऊदी अरब की सबसे पवित्र जो स्थल था, जो ग्रैंड मस्जिद थी, मस्जिद ऑफ मक्का की मस्जिद अल हरम, उस पर कुछ आतंकवादियों यानी उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। अब सऊदी अरब के जो शाही परिवार था, रॉयल फैमिली थी, उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। पहली बात तो ये कि उनके पास कोई युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। दूसरी, उन्हें अपने ही जो रॉयल गार्ड्स थे उन पर भरोसा नहीं था।
कि कहीं अंदर से किसी भी समय कोई तख्ता पलट, कोई कू ना हो जाए। तब मक्का की ग्रैंड मस्जिद को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए सऊदी अरब ने किसे बुलाया? पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो को। अब ये थी एक असली वजह। 1980 और 90 के दशक में हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब के शाही घराने यानी रॉयल फैमिली और जो भी उनके एसेट थे उनकी सुरक्षा करते थे, उन पर तैनात रहते थे। यानी पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की राजाओं को, इनके जो भी शाह थे इनके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तान के हाथ में थी, सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में। अब यही वजह रही कि दाऊद इब्राहिम जैसे भगौड़े हों जो खुलेआम वहाँ पे घूमते थे, हवाला का नेटवर्क चलता था, और भारत के दबाव बनाने के बावजूद मिडिल ईस्ट के जो देश थे वो पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द भारत का नहीं सुनते थे। लेकिन 1990 से लेकर 2014 के बीच धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी और असली यू टर्न आया साल 2015 में। 2015 के आसपास दो बड़ी चीजें हुई। एक तो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, दूसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी थी सऊदी अरबिया में उसमें चेंजेस आए। अब उसको समझते हैं। अब ये जो मिडिल ईस्ट के देश थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब ने अपनी खुद की हाई टेक एजेंसियां और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। अब उन्हें पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनकी जरूरत नहीं थी। और इसके बाद 2015 में जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया, अमेरिका ने खुद को एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी कि ऊर्जा आत्मनिर्भर बना लिया। अमेरिका ने अपनी शैल गैस और ऑयल तकनीकों से इतना गैस निकालना शुरू कर दिया कि उसे मिडिल ईस्ट से तेल और गैस खरीदने की जरूरत ही नहीं बची। अब इसकी वजह से अब अचानक मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो 120 प्रति बैरल से गिरकर सिर्फ $30 प्रति बैरल पे आ गए। सऊदी अरबिया जैसे देश, जिनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो सिर्फ तेल पे टिकी हुई थी, तेल पे ही चलती थी, उनका जो रेवेन्यू था वो अचानक क्रैश कर गया। ऊपर से यमन के जो हूती विद्रोही थे वो सऊदी अरब के जो ऑयल टैंकर थे उन पे हमले कर रहे थे। अब इसके बाद सऊदी अरेबिया जो था वो दो तरह की प्रॉब्लम्स में फंस गया। एक तो इकोनॉमी डाउन चली गई, दूसरा हमले बढ़ने लगे। अब ठीक इसी वक्त यानी कि 2014 से 15 के बीच में भारत में सत्ता परिवर्तन हो चुका था और नई सरकार आ चुकी थी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, नए एनएसए थे अजीत डोभाल जी, और जो उनकी रणनीति थी वो पैसिव डिप्लोमेसी की नहीं थी, वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी की थी, और वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी की पॉलिसी को लेके आगे बढ़े। अब देखिए यही फर्क होता है कि जब देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो वो एग्रेसिव नीतियां बनाती है और देश के हित के लिए बनाती है। लेकिन जब एक कोalition गवर्नमेंट होती है, और वो भी ऐसी कोalition गवर्नमेंट जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो भारत की इकोनॉमी को सुधारने में, सिक्योरिटी को बढ़ाने में, और फ्यूचर को देख के जो कोई निर्णय नहीं ले, जैसे यूपीए में हुआ, तो ये फर्क साफ साफ दिखता है। अब ये और क्या क्या था वो आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो टाइम था उसमें सऊदी अरब जो था वो बहुत बड़े संकट में था। तब भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। चीन पहले से ही बहुत तेल खरीद रहा था, अमेरिका हट चुका था। अब दुनिया में सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार कौन था, कौन बन सकता था? वो था भारत। क्योंकि भारत की इकोनॉमी और जो पूरी जनसंख्या है वो इस लायक थे कि तीसरे नंबर पे हम ही थे। क्योंकि भारत की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतनी बड़ी आबादी है, तो तीसरे नंबर पे हम ही थे। हम ही इतना ज्यादा तेल खरीद सकते थे और कोई था ही नहीं। तो भारत ने सऊदी अरब से सीधे बात की और कहा कि हम आपसे हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर का तेल खरीदेंगे। आपका जो गिरता हुआ रेवेन्यू वो भी संभलेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस डील के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी शर्त रखी। भारत ने कहा कि हमें हमारी FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और सऊदी अरेबिया की जो FIU है उसके बीच में डायरेक्ट डेटा और इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट करना है। ये हमें एग्रीमेंट चाहिए। सऊदी अरब के पास खोने के लिए कुछ था नहीं। उन्हें दिख रहा था कि अगर भारत इतना तेल खरीदेगा, और ये इतनी बड़ी डील थी, तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होना था और सऊदी अरेबिया को इसमें कोई नुकसान भी नहीं था इस डील में। तो उन्होंने, कोई इसमें प्रॉब्लम थी वो मान गए, और उन्हें पैसों की ज़रूरत भी थी। तो 2016 में फाइनली ये पैक्ट जो था ये साइन हो गया। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि इसका फायदा क्या हुआ। अब इसका असर क्या हुआ? 2016 में कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद घाटी में भारी पथराव शुरू हो गया। लेकिन इस बार जो भारतीय खुफिया एजेंसी थी वो पूरी तरह से तैयार थी। पहले कश्मीर में पथराव कराने के लिए सऊदी अरब और खाड़ी देशों में बैठे हुए जो उनके आका थे वो हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा भेजते थे। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा पैक्ट हुआ था FIU के साथ डेटा शेयरिंग वाला, उसकी वजह से भारत को एक रुपए का ट्रेल की खबर मिल गई। भारत ने पूरे हवाला नेटवर्क और उसके पीछे जो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन था उसके पर ऐसा ब्रूटल क्रैकडाउन किया कि जो पूरा नेटवर्क था देखते ही देखते कश्मीर से पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। और जो ही पथराव होता था कश्मीर घाटी में, ये पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, पूरी जो पत्थरबाजी थी बंद हो गया। पहले कश्मीर में पथराव कराने के लिए सऊदी अरब और खाड़ी देशों में बैठे आका जो हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा भेजते थे। लेकिन इस बार भारत का जो पैक्ट हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ डेटा शेयरिंग वाला, सऊदी FIU के साथ, उसकी वजह से सारा डेटा शेयरिंग हुई और भारत को एक रुपए का ट्रेल की पूरी खबर मिल गई। भारत ने पूरे हवाला नेटवर्क और फंडिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उस पर एक ऐसा ब्रूटल क्रैकडाउन किया कि देखते ही देखते कश्मीर में स्टोन प्लेटिंग का जो नेटवर्क था वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया।
सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते मजबूत हो ही रहे थे कि 2 अक्टूबर 2018 को एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कांड हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी तुर्की के इस्तांबुल में स्थित सऊदी दूतावास के अंदर गए और फिर वो कभी भी बाहर वापस नहीं निकले। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने दावा किया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस के आदेश पर ही खशोगी की दूतावास के अंदर ही हत्या करके उनकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे। अब ऐसा कहा जाता है कि इसका जो रीज़न था वो ये था कि जो एमबीएस थे वो खशोगी से काफ़ी नाराज़ थे। खशोगी उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे, उनके खिलाफ वो बातचीत करते थे, लोगों को एमबीएस के खिलाफ भड़काते थे और यही वजह थी कि दोनों के बीच में काफ़ी नाराज़गी थी। अब ये जो घटना थी इसके बाद पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड था यानी अमेरिका और यूरोप वो एमबीएस और सऊदी अरेबिया के खिलाफ बिल्कुल खड़ा हो गया। टैंक कंपनियां हो, इन्वेस्टर्स हों, पश्चिमी देश हों, उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था न्यूम सिटी प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा न्यूम सिटी के बारे में कि एक लाइन में पूरी सिटी बनेगी, पूरा प्रोजेक्ट एक लाइन में बनेगा। उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी यूरोप अमेरिका की थी, उन्होंने उसमें से हाथ खींची और इन्वेस्टमेंट रोक दी, फिर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब इसके ठीक 2 हफ्ते बाद अर्जेंटीना में G20 की बैठक होती है। दुनिया का कोई भी नेता एमबीएस के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, फोटो खिंचवाने को तैयार नहीं था। अब ऐसे वक्त में भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेला। भारत ने आगे बढ़कर क्राउन प्रिंस एमबीएस के साथ एक स्पेशल द्विपक्षीय बैठक की और भारत ने साफ साफ संदेश दिया कि भाई मुश्किल वक्त में भारत हर स्थिति में एक भरोसेमंद पार्टनर है और हम आपके साथ हैं। इसके ठीक 3 महीने बाद एमबीएस भारत के दौरे पे आए। भारत ने सऊदी अरब को रत्नागिरी रिफाइनरी में $44 बिलियन में 50% स्टेक लेने का ऑफर दे दिया। अब इसका मतलब था कि सऊदी अरेबिया का जो कच्चा तेल है वो भारत आएगा, भारत में रिफाइंड होगा और भारत के विशाल बाजार में बिकेगा। अब इसमें सऊदी अरब का फायदा ये था कि उसका कैश फ्लो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब ठीक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक भारत ने यूएई के साथ भी खेला। 2022 की I2U2 समिट के दौरान यूएई ने भारत में $2 बिलियन के निवेश का ऐलान किया। अब हमें यह भी समझना होगा कि मिडिल ईस्ट के देशों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और क्यों ये धीरे धीरे पाकिस्तान को छोड़ के भारत की तरफ आते गए। मिडिल ईस्ट के देशों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। उनके पास रेगिस्तान है, खेती की जमीन ही नहीं है। भारत ने यूएई से कहा आप भारत में $2 बिलियन लगाकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मेगा एग्रीकल्चर फॉर्म बनाइए। भारतीय किसान आपके लिए अनाज उगाएंगे और अनाज सीधे आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा और आपके देश तक पहुंचेगा। भारत सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब इस फैसले से यूएई की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी की फूड सिक्योरिटी लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित हो गई और बदले में भारत को यूएई का अटूट रणनीतिक साथ मिल गया। अब दोस्तों ये जो मैं अब वीडियो में आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ ना, ये मेरे अपने पूरा कैलकुलेशन है, अपने मेरे विचार हैं। लेकिन आप जब सारे डॉट्स मिलाएंगे ना तो आप पाएंगे कि बिल्कुल यही चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, ये लॉजिकल था। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जो सारे फैक्ट हैं वो आप इंटरनेट पे खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी सारी बातों पे यकीन कीजिए, लेकिन जब आप लॉजिकली सोचेंगे और सारे डॉट्स मिलाएंगे तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आगे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें ये चीज़ें और प्रूफ हो जाएंगी कि सारे डॉट्स जब आप मिलाते हैं तो पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, 5 अगस्त 2019, जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब जैसे ये हुआ पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और उसने तुरंत ओआईसी के दरवाजे खटखटाए और मांग की कि भारत पे कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाए जाएं। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान की इस मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया और कचरे के डब्बे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब की $44 बिलियन की रिफाइनरी भारत में बन रही थी। यूएई की फूड सिक्योरिटी भारत पर निर्भर थी। अगर वो भारत पे प्रतिबंध लगाते तो नुकसान भारत का नहीं होता, खुद का उनका होता, दोनों को, सऊदी अरेबिया और यूएई का नुकसान होता। और यही वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब और यूएई ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी करके कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला यानी इंटरनल मैटर है। जब पाकिस्तान गुस्सा हो गया और उसने सऊदी अरेबिया को धमकी दी कि भाई हम अलग से ओआईसी बना लेंगे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना $1 बिलियन का लोन तुरंत वापस मांगा और पाकिस्तान को चीन से भीख मांग के वो लोन चुकाना पड़ा, सऊदी अरेबिया को पैसे देने पड़े। इसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की जो डील थी और साथ ही ऑयल क्रेडिट था उसकी फैसिलिटी भी होल्ड पे डाल दी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जब सऊदी अरब पहुंचे तो वहां के क्राउन प्रिंस जो हैं एमबीएस, उन्होंने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया और उन्हें अपने उप विदेश मंत्री यानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए भेज दिया, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर तक भी नहीं मिला। अब दोस्तों पूरी कहानियों को समझे, कहाँ वो 1969 का दौर जब भारत के जो मंत्री थे उनके मुंह पे मोरक्को में ओआईसी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, और कहाँ ये आज का दौर, आज का भारत, जब सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान की अर्जियों को सीधे खारिज कर देते हैं,
और भारत की जो सरजमी पे अगर उस पर कोई भी अपराध होता है और अपराधी भागता है खाड़ी देशों में, तो वहाँ छिपके नहीं बैठ सकता। जैसे कि मैंने आपको कहा इस वीडियो के शुरू में, मोहम्मद जो सनू है उसके बारे में बताया था कि जैसा शख्स अगर भारत आया तो भारत में उसे रनवे पे ही अरेस्ट कर लिया गया। तो ये फ़र्क आता है, ये फ़र्क आया है यूपीए और एनडीए की सरकार में, जो पहले नहीं होता था। भारत ने अपनी ऑयल सिक्योरिटी को बढ़ाया है, जो ऑयल हम रिज़र्व रखते थे उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और यही वजह है कि आज का जो टाइम है, जबकि ये ईरान का युद्ध चल रहा है, तो भी भारत में कोई ऐसी ऑयल की या गैस की किल्लत नहीं हुई है। वरना अगर हमारी ऑयल सिक्योरिटी नहीं होती, हमने इतना रिजर्व न रखा होता, तो बहुत परेशानियाँ होती। अब ये बदलाव किसी तुक्के से नहीं आया है, ये बदलाव आया है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से, आर्थिक ताकत के सही इस्तेमाल से और आक्रामक कूटनीति यानी एग्रेसिव डिप्लोमेसी से। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट होते हैं। और आज का जो भारत है उसने अपने राष्ट्र हित को साधना बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।